Hello, my dear students. In this session, we will take up some decision-making questions that will involve some bit of qualitative analysis या mathematics थोड़ा बहुत involved होगा, मैथमेटिकल नॉलेज या लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग विल बी इन्वॉल्व। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को इस सेशन में डिस्कस करेंगे और अगले भी एक दो सेशंस में ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में जैट में आए हुए हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट सेशन लेते हैं, फर्स्ट सेट लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। So first set is from ZAT 2013, 10 years back. A teacher wanted to administer a multiple choice. Teacher wanted to administer a multiple choice. Each question has 6 choices. Multiple choice based quiz of high difficulty level to a class of 60 students. Multiple choice questions है, 6 choices हर एक question में और quiz of high difficulty level to a class of 60 students. The quiz had 60 questions. 60 students, 60 questions, 6 choices. The probability of selecting the correct answer for a good student and a brilliant student was 0.2 and 0.25. So if a student can select a good answer, can select a correct answer, the good student, the probability is 0.2, and for a brilliant student, the probability is 0.25 respectively. The poor student had no learning advantage. The teacher did not want students to cheat but does not have time and resources to monitor. टीचर को ये चाहती नहीं है कि बच्चे चीट करें, बट उसके पास टाइम और रिसोर्सेज नहीं मॉनिटर करने के लिए। ऑल स्टूडेंट्स वर सीटेड सीरियली इन 10 rows and 6 columns. So first question is it possible for the teacher to detect cheating without monitoring? And we have to choose the statement that best describes your opinion. Now think about it कि 10 rows और 6 columns से बच्चों को बैठा दिया है, ठीक है, 60 स्टूडेंट्स हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर है और probabilities भी given है कि जो अच्छे स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट, इवन फॉर देम selecting a correct answer the probability is very low, 0.2 and 0.25. तो how can a teacher identify कि if there cheating happens or not? What should be the mode? ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं, फिर बेटर होगा जजमेंट करना। ऑप्शन ए, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, टीचर विल हैव टू इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी इफ देयर इज नो ह्यूमन सपोर्ट। ओके। ऑप्शन बी, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल बट टीचर हैज़ टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट आंसर। वॉट एग्जैक्ट आंसर? आई मीन एग्जैक्ट आंसर उसको तो पता ही होंगे, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल, ऑप्शन सी, व्हेन मेनी स्टूडेंट्स सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर हैव द सेम इनकरेक्ट आंसर्स फॉर मल्टीपल क्वेश्चंस, हाउएवर देयर कैन बी अ स्मॉल एरर इन जजमेंट। Option D, it is possible when many students sitting next to each other have the same correct answer for multiple questions. However, there can be a small error in judgment. Option E, it is possible only for poor students but not for good and brilliant students. However, there can be a small error in judgment. अब यहाँ poor student वाला चीज़ तो बिल्कुल out of context है, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता, उनका कोई लर्निंग एडवांटेज वगैरह तो है नहीं, ठीक है। सो इट इज़ पॉसिबल ओनली फॉर पुअर, नॉट फॉर गुड एंड ब्रिलियंट, डज नॉट मेक सेंस मच, डज नॉट मेक मच ऑफ अ सेंस। देखो सिनेरियो क्या है, फॉर अ गुड स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ करेक्ट आंसर इज 0.2 एंड फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट प्रोबेबिलिटी इज 0.25. नाउ इट मे बी पॉसिबल दैट देर आर लेट अस से 2, 3, 4 स्टूडेंट्स, ठीक है, जो साथ में बैठे हुए हैं एंड दे आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन एंड दे मार्क द सेम राइट आंसर. इट इज पॉसिबल, बट मार्किंग द सेम रॉन्ग आंसर इज ऑलवेज लेस पॉसिबल, बिकॉज करेक्ट आंसर तो देखो किसी भी क्वेश्चन का एक होता है, तो इट इज पॉसिबल कि somebody solved it and mark that answer, but incorrect answers तो multiple है, 6 choices है यहाँ पे, तो 6 choices में से 1 is a correct answer, rest of the 5 are incorrect answers. so उस 1 correct answer को 4 लोगों ने लगातार मार्क किया, ये तो पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, मे बी दे सॉल्व्ड इट, जरूरी नहीं है कि उन्होंने चीटिंग किया हो, बट अगर इनकरेक्ट आंसर सेम है सबका, जबकि 5 इनकरेक्ट चॉइसेस थी, तो 5 में से कुछ भी चूज कर सकते थे, बट अगर 3, 4, 5 लोगों ने लगातार सेम इनकरेक्ट चॉइस को चूज किया है, दैट इंप्लाइज कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, दैट इज वेरी वेरी इम्प्रोबेबल, सो पॉसिबली दे हैव चीटेड. So if we identify a few students who have definitely marked the same incorrect answer and they are in the same row or in the same column, then possibly they've cheated. So that is what we have to understand in this question. Option A, it is not at all possible. So not at all possible को तो हटा देते हैं. Always possible, extreme options. It is possible when many students sitting next to each other have the same incorrect answer for multiple questions. But yes, there can be a small error. Yes, small error इस बात की होगी कि it is improbable but not probability जीरो तो नहीं होगी, पॉसिबल है, एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा हो सकता है कि फिर भी मैच कर जाए, बट वेरी एक्सेप्शनल. अदरवाइज इन मोस्ट केसेस अगर 3, 4, 5 स्टूडेंट्स ने सेम रो में या सेम कॉलम में दे हैव मार्क्ड द सेम इनकरेक्ट आंसर, इट इज हाईली प्रोबेबल दैट दे हैव चीटेड, दे हैव कॉपीड ईच अदर्स आंसर्स, ठीक है. ऑप्शन डी, इट इज पॉसिबल व्हेन मेनी स्टूडेंट्स सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर हैव द सेम करेक्ट आंसर, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस. सेम करेक्ट आंसर होना इज मोर प्रोबेबल दैन
सेम करेक्ट इनकरेक्ट आंसर होना है. सेम इनकरेक्ट आंसर से वी कैन गेट अ हिंट दैट देव चीटेड. सेम करेक्ट से वी might not in most cases. So option C will be the answer, and with the small error in judgment as well. Clear? Okay. Question number 2 for this set. Question number 2 is saying these 3 good students were seated next to each other. 3 good students were seated next to each other. What is the probability of them having the same incorrect choice for 4 consecutive questions? सो वाई आर वी एक्चुअली कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी. द प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो हमें बेटर आइडिया लगेगा कि 3 गुड स्टूडेंट अगर अगल बगल बैठे हुए हैं और सेम इनकरेक्ट चॉइस को मार्क कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. अगर प्रोबेबिलिटी बहुत कम आ रही है, दैट मीन्स इट इज हाईली इम्प्रोबेबल, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. दैट प्रोबेबिलिटी विल इन मोस्ट केसेस बी वेरी वेरी लो, वेरी लो, very close to 0, and that is why there is high chance that they've cheated in that case. Okay, so for this question let us solve that. 3 students are seated next to each other. Let us say probabilities कितनी है, 6 choices है, A B C D E F. One of them is the correct answer. Let us say A is the correct answer. तो 5 wrong choices है, 5 incorrect choices है. तो सबसे पहले तो हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि 5 में से कोई एक चॉइस होगी जिसको सबने मार्क किया होगा. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन विल बी 5C1. 5C1. Then a good student can select the correct answer with probability 0.2. 0.2. 0.2 is the probability for selecting correct answer. The probability for selecting incorrect answer will be equal to 1 minus 0.2. That will be equal to 0.8. But there are total of 5 choices. तो 5 में से कोई एक पर्टिकुलर चॉइस को उन्होंने सेलेक्ट किया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? That will be 0.8 divided by 5 because there are 5 incorrect choices. So that will be 0.16. Or we can say this is equal to 4 by 25 because 0.8 is 4 by 5, तो 4 by 25 हो गया. 4 by 25 is the probability for selecting the one particular incorrect choice. Okay, for one student. So let us say the students are student 1, student 2, student 3, and we are talking about one question to start with. Total 4 के लिए करना, power 4 कर देंगे हम straight away. ठीक है, power 4 कर देंगे straight away. तो for one question, what will be the probability of selecting the same incorrect choice? What is the probability? For one, that will be 4 by 25. And for the second as well, 4 by 25. For the third as well, 4 by 25. So this is for one question, isn't it so? 5C1 into 4 by 25 into 4 by 25 into 4 by 25. ये तो एक क्वेश्चन के लिए हुआ, 4 कॉन्सेक्यूटिव में करना है तो पावर 4 कर देंगे स्ट्रेट अवे. यू कैन आइडेंटिफाई कि कितना लो वैल्यू आने वाला है. इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा बिकॉज अल्टीमेटली इस वैल्यू में वी आर गेटिंग 5C1 टू द पावर 4, यानी 5 टू द पावर 4 इंटू 4 टू द पावर 4 क्यूब टू द पावर 4 है, डिवाइडेड बाई 25 क्यूब टू द होल पावर 4. दिस इज 5 टू द पावर 4 इंटू 4 टू द पावर 12 डिवाइड बाई 25 क्यूब है, यानी 5 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 24 है. So effectively 4 to the power 12 divided by 5 to the power 20. This is a very very large value. Not any of the options. तो ऑप्शन ई आंसर होगा, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. ठीक है, एक बहुत लार्ज वैल्यू मिलेगी 4 to the power 12 अपॉन 5 to the power 20. एंड दिस इज सो लार्ज, डिनोमिनेटर इतना बड़ा है हमारा कि दिस इज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, वेरी क्लोज टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो है. अगर डेसिमल में इसको देखेंगे तो जीरो के बाद बहुत सारे जीरो आने वाले हैं, फिर हमारा एक्चुअल में कोई नंबर आएगा. ठीक है, तो दिस इज सो लो दैट डेफिनेटली अगर ऐसा हो रहा है कि देयर आर 3 गुड स्टूडेंट्स एंड दे आर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, दे हैव मार्क्ड द सेम इनकरेक्ट चॉइस फॉर 4 consecutive questions, definitely they have cheated, definitely they have cheated because the probability is so rare. Clear? Okay. सो बस वही बात जो हमने लॉजिकली समझी पहले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन है वो बात मैथमेटिकली हम समझ रहे हैं. दैट इज व्हाट द इंटरप्रिटेशन इज. इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेट पे चलते हैं बिकॉज देयर वर 2 क्वेश्चंस इन दिस सेट. Next is from ZAT 2014. Ms. Banerjee, class teacher for 12th standard, wants to send teams based on past performance of 3 students each to district, state, national and international competition in mathematics. Till now, every student of the class has appeared in 100 school level tests. The student had following distribution of marks in the test in terms of average is given, and a number of times a student has scored 100% यानी 100% मार्क्स. तो एवरेज एंड 100% मार्क्स कब स्कोर किए, यही 2 इन्फॉर्मेशन हमें हर एक स्टूडेंट के लिए गिवन है. मिस बनर्जी हैज केयरफुली स्टडीड चांसेस ऑफ हर स्कूल विनिंग ईच ऑफ द कॉम्पिटिशंस. बेस्ड ऑन इन डेप्थ कैलकुलेशंस she realized that her school is quite likely to win district level competition but has low chances of winning the international competition.
School is quite likely to win a district level competition, but low chances to win a international competition. अच्छा, probabilities mentioned है, probability to win. For district level competition, the probability is 0.95, 95%. For state level competition, this is 0.6, 60%, 60%, 60%, 95% is quite high. For national level competition, this is 10%, and for international level competition, this is 5%. She listed down the following probabilities of wins for different competitions. Prize was highest for the international competition and lowest for district level competition, in that order. All the students are studying in the school for last 12 years. She wanted to select the best team for all 4 competitions. Mrs. Banerjee has no other information to select students. So this is all the information that she has. Probability पता है उसको हर एक competition का, and she also knows the averages of all the students and number of times they scored 100% marks. That is all the information. Which of 3 members should form the team for the international competition? Pause the video and think about it. What should be the team for the international competition? Okay, so the point is कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन में द प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट हाई 95%, ठीक है, बट फॉर द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन द प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो 5%, बहुत कम चांस है. कम चांस क्यों है? कम चांस क्यों है? बिकॉज कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल लेवल पे इतना ज़्यादा होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल इज मच ईजियर. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप सिर्फ अपनी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल से compete करोगे, बट एट द इंटरनेशनल लेवल यू विल बी competing with a lot of schools, a lot of good schools, isn't it? So the probability is very low in that case. So to actually win the international competition, what do you need? फॉर एग्जाम्पल कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक रेस हो रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की रेस में दौड़ना है या डिस्ट्रिक्ट लेवल में शूटिंग करना है या कुछ भी परफॉर्मेंस करना है, तो एज सच आपको उसमें जीतने के लिए क्या चाहिए? यू डू नॉट नीड वेरी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, यू नीड टू स्टे गुड, है कि नहीं? यू नीड टू बी एट योर बेस्ट, दैट्स इट. बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है, बट अगर इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे you need to win some award, you need to win some accolade, you need to win some competition, then definitely you need some exceptional performance. So in this case there are 2 things that we have: average which is consistency, and second thing is number of times a student has scored 100% marks, which is the exceptional performance. ठीक है, तो consistency और exceptional performance के बीच में हम क्या चूज करेंगे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू. थिंक अबाउट इट कि एवरेज चूज करोगे, कंसिस्टेंसी चूज करोगे, या फिर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस चूज करोगे? व्हाट विल बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन? कंसिस्टेंसी और एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस? सो फॉर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन इफ यू नीड टू विन दैट, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. यू नीड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस इफ पॉसिबल. ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई एक्सेप्शनली परफॉर्म करेगा, बट कई जैसे क्रिकेट में भी होता है ना कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिस मैच में चल जाते हैं तो चल ही जाते हैं, फिर वो उसके बाद में उस मैच में उनको रोक नहीं पाते. तो ऐसे एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स भी चाहिए होते हैं टीम में. दे मेक यू विन गेम्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, isn't it so? Similarly, for their team of 3 members, they need exceptional performers, not consistent players, because consistent students जो होंगे they are good, but they are good for district and state level. But to win the international level where your probability is so low, you definitely need exceptional performers. exceptional performers की ही हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो हम चेक कर रहे होंगे, मोर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमारे लिए क्या होगा? द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 100% मार्क्स, 100% मार्क्स. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. कितनी बार स्कोर किया है, जितनी ज़्यादा बार स्कोर किया है, जितनी ज़्यादा बार वो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया है, दैट इज मोर रेलेवेंट देन द एवरेज. एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. एवरेज कम भी होगा तो चलेगा, बट एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस उसने अच्छा दिया होगा. दैट मीन्स कि देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी, देयर इज हाई चांस कि ही माइट परफॉर्म एक्सेप्शनली इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एज वेल. एवरेज से काम ही नहीं चलने वाला. एवरेज स्कोर किया तो फायदा क्या हुआ? तीनों एवरेज स्कोर कर गए, वहाँ पे तीनों मेंबर्स हमारे एवरेज स्कोर कर गए, तो फिर क्या होगा? नहीं जीतोगे ना, जीत ही नहीं पाओगे. जीतने के लिए चाहिए 100% परफॉर्मेंस. सो विच स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? 15 दिख रहा है फॉर स्टूडेंट 2, 10 फॉर 6, 12 फॉर 8, 20 फॉर 14. तो डेफिनेटली 14 को तो पक्का सेलेक्ट करना है. 14 का 20 टाइम्स ही हैज स्कोर्ड 100%. 2 को भी पक्का सेलेक्ट करना है, ही हैज स्कोर्ड 15 times, and then we have to select 8. So 2, 8 and 14 should be the answer, option B. Is it clear? So 2, 8 and 14 will be the answer. That should be the team that we will select for international competition. And we selected team primarily on exceptional performance. Primarily क्या? Exclusively on exceptional performance. Okay. Next question. Question number 2.
Which of the following members should constitute the team for the district level competition? Not for the district level competition, we know probability of win कितना है, 95% है, 0.95 है, तो there is high probability. यहाँ पे हमारे लिए एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है, उससे कम में काम चल जाएगा अपना. एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है हमको. हमें क्या चाहिए? वी नीड कंसिस्टेंसी. यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है, गड़बड़ नहीं करनी है. देखो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में जब तुम इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए व्हेन यू वर चूजिंग अ टीम ऑफ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक्सेप्शनली परफॉर्म ही करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि वो गड़बड़ कर जाए. ठीक है, सो दैट इज पॉसिबल, बट यू हैव टू टेक दैट रिस्क. वो चांस लेना पड़ेगा, बिकॉज जीतने के लिए एवरेज परफॉर्मेंस से काम नहीं चलेगा. ठीक है, दैट इज वाई वी चोज सच अ टीम. इसको चूज करने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा सर्टेन है कि तुम जीत जाओगे, बट द पॉइंट इज योर चांसेस विल इंक्रीज, बिकॉज इफ दे परफॉर्म एक्सेप्शनली देन यू विन, इफ दे डू नॉट परफॉर्म एक्सेप्शनली देन यू लूज. ठीक है, बिकॉज उनका कंसिस्टेंसी तो लो है, यानी कि एवरेज स्कोर इज लो, बट एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस विल मेक देम एट पार टू विन द कॉम्पिटिशन. बट इन दिस केस फॉर द डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन, यहाँ पे तुम्हें गड़बड़ नहीं करना है, यहाँ पे एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए. यू आर एनी वे गोइंग टू विन, 95% पॉसिबिलिटी है, 19 आउट ऑफ 20 टाइम्स यू आर गोइंग टू विन. तो यू नीड कंसिस्टेंसी, यू नीड कंसिस्टेंसी, यू डू नॉट नीड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस. और कंसिस्टेंट स्टूडेंट जो होंगे, जिनके की एवरेज हाईएस्ट होगा, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, सो किनका एवरेज हाई लिख रहा है? 1 इज स्टूडेंट नंबर 1, एवरेज 70 है, 70 एवरेज. स्टूडेंट नंबर 4 एंड देन स्टूडेंट नंबर 11 इज ऑल्सो 70, स्टूडेंट नंबर 13 इज ऑल्सो 70. अब इन चार में से वी हैव टू सेलेक्ट 3. नाउ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवरेज. ठीक है, सो 1, 4, 11 एंड 13, दीज आर द 4 स्टूडेंट्स जिनमें से कि मैं 3 को सेलेक्ट करना है. तो विच 3 शुड बी सेलेक्टेड? नाउ थिंक अबाउट इट. अगर किसी स्टूडेंट ने ज़्यादा बार 100 स्कोर किया है, तो उसका एवरेज उस 100 की वजह से क्या इन्फ्लेटेड नहीं होगा? थिंक अबाउट इट. अगर किसी स्टूडेंट ने ज़्यादा बार 100% मार्क्स स्कोर किए हैं, तो उसका एवरेज ज़्यादा बढ़ जाएगा उस 100% मार्क्स की वजह से. इज दैट इट? फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से द नंबर्स आर 2, 5, 7. ठीक है, 2, 5, 7. एवरेज कितना आएगा इनका? एवरेज इज 7 + 5, 12 + 2, 14, 14/3. तो अराउंड 4.67 एवरेज आ रहा है. बट अगर हम इसमें 20 ऐड कर दें, तो जैसे ही हम इसमें 20 ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 34/4, विच इज 8.5. तो एवरेज में कितना ज़्यादा राइज आ गया? 4.67 से द एवरेज हैज बिकम 8.5, just because of a single number 20. That is what the exceptional marks, I mean exceptionally high marks make the difference in average. So problem हमारा ये, हमें इस क्वेश्चन में चाहिए consistency. We do not want very high marks. We want consistency in scoring good marks. For that to happen, हमें क्या चाहिए कि कम से कम बार उसने 100% मार्क्स स्कोर किए हों. इस बार we'll select those students who have scored less number of times 100% मार्क्स, बिकॉज उस केस में उनका जो एक्चुअल एवरेज है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है, दैट विल बी हायर, दैट विल बी मोर हाई इन जनरल. जितनी कम बार उसने 100% मार्क्स स्कोर किया होगा, क्योंकि जब उसने 100% मार्क्स स्कोर किया, अपना एवरेज उसने इन्फ्लेट कर दिया उसकी वजह से, तो एवरेज जो हमें दिख रहा है एक्चुअल में उससे कम होगा. उससे कम होने का मतलब ये कि हम 100% मार्क्स वाले टेस्ट को हटा दें, तो एवरेज विल बी लेसर. ठीक है, सो हमें वहां पे भी एवरेज हाई चाहिए. दैट इज वाई वील सेलेक्ट दोज स्टूडेंट्स जिनका कि एवरेज इज हाई, बट देव स्कोर्ड 100% मार्क्स लेस नंबर ऑफ टाइम्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आर यू एबल टू अप्रिशिएट इट? क्या इसको समझ पा रहे हो? इफ यू आर एबल टू अप्रिशिएट इट, देन राइट इन कमेंट्स दैट यस यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. और अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट में लिखना कि सर तब भी समझ में नहीं आया, कि क्यों हमारे लिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्यों इस कंसिस्टेंसी के साथ में हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट ने कम नंबर ऑफ टाइम्स 100% मार्क्स स्कोर किए हो, सो दैट ही इज मोर कंसिस्टेंट. अगर हम एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस को हटा दें तो ठीक है, तो तब ज़्यादा कंसिस्टेंस होगा. तो हमें किसको हटाना पड़ेगा? 1 ने 7 टाइम्स स्कोर किया है, 4 ने 1 टाइम्स स्कोर किया है, 11 ने 1 टाइम्स स्कोर किया है, 13 ने 2 टाइम्स स्कोर किया. तो हम 1 वाले स्टूडेंट को नहीं पिक करेंगे. वी विल नॉट पिक दैट स्टूडेंट बिकॉज ही हैज स्कोर्ड 7 नंबर ऑफ टाइम्स 100% मार्क्स. तो डेफिनेटली उसका जो एवरेज 70 आया, अगर इन 7 परफॉर्मेंस को हटा दें, इन 7 टेस्ट को हटा दें, तो बाकी 93 टेस्ट में उसका एवरेज कम हो जाएगा, उसका एवरेज काफ़ी कम हो जाएगा. इज इट क्लियर? ठीक है, सो वील सेलेक्ट 4, 11 एंड 13. आंसर विल बी ऑप्शन डी, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा कंफ्यूजन था बी और डी के बीच में एक तरह से, क्योंकि 14 वगैरह को तो वैसे भी नहीं ले रहे थे हम. क्लियर है?
समझ में आता है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ओके, अच्छा सवाल था, और ये अंडरस्टैंडिंग के साथ में करना जरूरी है, बिकॉज इसके साथ में नहीं करोगे तो हो सकता है बी को मार्क कर दो यार, तुक्के से हो सकता है डी को मार्क कर दो, बिकॉज अल्टीमेटली बी और डी में क्या फर्क है, 1 और 13 का फर्क है। बी में 1 को सेलेक्ट किया है और डी में 13 को सेलेक्ट किया है। 1 और 13 में क्या है, 13 यानी कि 4 और 11 तो कॉमन है। 1 और 13 में फर्क यही है कि 7% टाइम्स 1 ने 7 टाइम्स स्कोर किया है 100% मार्क्स, और 13 ने सिर्फ 2 टाइम्स स्कोर किया है। सो दैट इज मोर प्रेफरेबल बिकॉज ही इज मोर कंसिस्टेंट। ओके, विद द सेम एवरेज, एवरेज तो सेम है। अगर एवरेज ज्यादा होता है 1 का तो फिर हम 1 को ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट इन केस 70 की बजाय अगर एवरेज 71 या 72 होता है देन वी वुड हैव, आई मीन ऑब्वियस सी बात है कि फिर हमें थोड़ा बहुत वेइन करना पड़ता, चीज़ों को ज़्यादा बेटर कैलकुलेशन करना पड़ता, इसलिए ही वैसे ऑप्शंस नहीं दिए। बट लेट्स से 75 होता, अगर 1 का एवरेज 75 होता तो डेफिनेटली हम 1 को ही सेलेक्ट करते, बिकॉज फिर तुम 7 टेस्ट को हटा भी दोगे तब भी उसका एवरेज हाई रहेगा। इज इट क्लियर? अगर 75 होता है एवरेज तो डेफिनेटली हम 1 को ही सेलेक्ट करते। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज मिस बनर्जी हैज टू सेलेक्ट द टीम for national competition after she has selected the team for international competition। अब उसको नेशनल कंपटीशन के लिए भी टीम को सेलेक्ट करना है आफ्टर इंटरनेशनल कंपटीशन। A student selected for the international competition cannot be a part। अब ये नया एक क्लॉज ऐड कर दिया कि a student selected for the international competition cannot be a part of the national competition। तो which is the best team for the national competition? That is the question। तो हम ऑलरेडी इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए टीम को तो सेलेक्ट कर चुके हैं, 2, 8 और 14 को सेलेक्ट कर चुके हैं, तो 2, 8, 14 तो नहीं हो सकते, यानी कि ऑप्शन सी तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। 2, 8, 14 नहीं हो सकते, इनको पहले ही रिमूव कर दो। और अगर 2, 8, 14 नहीं हो सकते हैं तो 8, 9, 10 भी नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें 8 आ रहा है, ठीक है। तो या तो ऑप्शन हमारा ए आंसर होगा या फिर डी आंसर होगा, ए और डी, ठीक है। ई तो नहीं हो सकता, एनी ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स एज इट वुड नॉट मैटर, ऑफकोर्स इट विल मैटर। नेशनल कॉम्पिटिशन के लिए प्रोबेबिलिटी कितना है, दैट इज 0.1 विच इज 10%। 10% प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इज लेस। अगेन अगर प्रोबेबिलिटी कम है तो क्या करेंगे, वी नीड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। इजंट इट सो? भाई इंटरनेशनल से डबल ही तो है, इंटरनेशनल 5% था, यहाँ पे 10% है, बस 2, 8, 14 को हटा दिया है अब, तो बचे कौन से फिर? 3 का ने 8 टाइम्स स्कोर किया है, अच्छा एवरेज भी अच्छा हो तो और अच्छी बात है, दिक्कत क्या है उसमें, ठीक है। सो 8 टाइम्स स्कोर किया है 3 ने, 10 टाइम्स 7% स्कोर किया है 6 ने, और कोई है 8 टाइम्स स्कोर किया है 10 ने भी, ठीक है, और 1 ने 7 टाइम्स स्कोर किया है। बट क्योंकि एवरेज भी इंपॉर्टेंट है, एवरेज बहुत कम है तो भी वो चीज़ भी ध्यान देने वाली है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस होगा, यानी आई मीन कि 4 स्टूडेंट्स हमें मिले हैं, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 3, स्टूडेंट नंबर 6 एंड स्टूडेंट नंबर 10, और तो कोई नहीं है। अच्छा ये है 6 और 5 पे है विद स्कोर्स एवरेज 65 एंड 65, ओके। तो हाँ क्या वैल्यू है, 1, 3, 6 एंड 10, ये हमारे काम के स्टूडेंट है, ठीक है। तो इनमें से किसको सेलेक्ट करेंगे, 1, 3, 6 और 10 में से किन 3 को सेलेक्ट करेंगे, दैट इज अवर क्राइटेरिया। सो थिंक अबाउट इट। 3 और 6 ने 8 टाइम्स स्कोर किया है और 10 टाइम्स स्कोर किया है, और 10 ने भी 8 टाइम्स स्कोर किया है, बट फर्क क्या है 3 और 10 के बीच में, 3 ने भी 8 टाइम्स 100% स्कोर किया है और 10 ने भी 8 टाइम्स 100% स्कोर किया है, बट एवरेज में फर्क है, एवरेज 3 का है 65 और 10 का एवरेज है 60। तो बिटवीन 65 एंड 60 विच एवरेज इज प्रेफरेबल, डेफिनेटली जिसका एवरेज हाई हो। एवरेज हाई होना कोई बुरी बात नहीं है, द ओनली थिंग इज दैट वी नीड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस मोर इंपॉर्टेंटली देन द कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज गुड, नॉट बैड, बट डेफिनेटली एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इज मोर प्रायोरिटाइज्ड इन दिस केस, ठीक है। सो डेफिनेटली 3 और 10 के बीच में वील सेलेक्ट 3 फर्स्ट, तो 3 तो सबसे पहले सेलेक्ट हो जाएगा, ये तो पक्का हो गया, ठीक है। 3 तो सेलेक्ट हो गया। अब बात आती है 1, 6 और 10 की, 1, 6 और 10 की। तो 1 में 7 टाइम्स he has scored 100% एंड एवरेज इज 70, दैट इज हाई। और 10 के केस में 60 इज द एवरेज एंड 8 टाइम्स he has scored 100% मार्क्स, एंड फॉर 3 65 इज द एवरेज एंड 8 टाइम्स he has scored 100% मार्क्स। तो 3 और 10 में से किसको, 3 तो सेलेक्ट हो गया है, हो चुका है, 6 आ गया, 6 की बात करते हैं। तो 6 ने 10 टाइम्स स्कोर किया है तो डेफिनेटली 6 को भी हम सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज मोर नंबर ऑफ टाइम्स he has scored 100% मार्क्स, तो डेफिनेटली 6 विल ऑल्सो बी सेलेक्टेड फॉर श्योर। बात लास्ट में आती है 1 और 10 के बीच में। 1 और 10, 1 का एवरेज वेरी हाई है,
1 ने 1 टाइम्स कम स्कोर किया है 70% स्कोर, 7 और 8 वेरी क्लोज, बट एवरेज में बहुत डिफरेंस है। 10 का एवरेज 60 और 1 का एवरेज 70, 10 मार्क्स मोर देन दैट। मतलब 100 में से 10% का डिफरेंस है एवरेज में, 10% का डिफरेंस है। डेफिनेटली वी विल सेलेक्ट 1 over 10 बिकॉज ऑफ दैट एवरेज। ठीक है, कंसिस्टेंसी भी इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस तो है ही है इसका, 7 टाइम्स इसने भी स्कोर किया, 8 टाइम्स उसने किया, तो ऑलमोस्ट बराबर है, बट एवरेज में 10% का फर्क है। तो डेफिनेटली वी विल सेलेक्ट स्टूडेंट नंबर 1 ओवर स्टूडेंट नंबर 10। आंसर विल बी 3, 6 and 1, ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? और ऐसा कोई एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं था हमारा, आई मीन कि पहले 3 को करेंगे फिर 1 को करेंगे, पहले 1 को भी कर सकते थे, क्योंकि 1 और 3 के बीच में भी अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर है 70% मार्क्स उनका, और 1 का एवरेज इज हायर देन 3, तो ऐसा कोई वहां पे कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, डेफिनेटली 6 के केस में अगर बात करें, 6 ने 10 टाइम्स स्कोर किया 70% मार्क्स, डेफिनेटली ही इज प्रेफरेबल ओवर दीज 2, और एवरेज भी उसका 65, एवरेज बहुत लो नहीं है। 3, 6 और 1 के बीच में वी नो कि 10 को हमें रिमूव करना पड़ेगा इन 4 में से, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज 10 का एवरेज इज लो देन अदर 3। ओके, क्लियर है? सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी, 3, 6 and 1। सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक करना है, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया तो यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज वेल। बाय बाय, टेक केयर।